एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिखिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रथम कौंसल के तौर पर प्रथम कौंसल के रूप में अनेक कानूनों का संकलन करवाया। और ये जो कई सारे कानून बनाए गए, इन्हें हम क्या कहते हैं? नेपोलियन कोड कहते हैं, जिन्हें नेपोलियन कोड कहा जाता है। ठीक है सर, जो इतने भी कानून थे उन्हें संहिताबद्ध किया। संहिताबद्ध करने का मतलब होता है कानून पहले मौखिक थे। वोल्टेयर ने एक बात कही थी कि फ्रांस में कानून ठीक उसी प्रकार बदलते हैं जिस प्रकार यात्रा करने वाले गाड़ी की घोड़ी बदलते हैं। तो कानून अलग अलग थे। इसने कहा जी गलत बात है, सबको एक करो। तो कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम किया। न्यायिक अधिकारी जितने भी होते थे, जिनमें जज हो गए, वकील हो गए, है ना, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार अपने पास रखा। तो लिखिएगा, तो पहली बात। दूसरी बात लिखिएगा, इसने कानूनों को संहिताबद्ध करवाया। इसने कानूनों को संहिताबद्ध करवाया। संहिताबद्ध का मतलब होता है लिखित रूप दिया, लिखित रूप दिया या व्यवस्थित करवाया। ठीक है, अगली बात, इसने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य स्वयं के पास रखा। कहा जी जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं ना, इनकी नियुक्ति मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? नेपोलियन बोनापार्ट ने, मेरे प्यारे साथियों, 1804 में नेपोलियन विधि या संहिता को लागू किया। और इस नेपोलियन विधि या संहिता में, नेपोलियन विधि संहिता में मूल रूप से 5 कानून थे। ठीक है, लिखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में नेपोलियन विधि संहिता को लागू किया, जिसमें जिसमें निम्न 5 कानून थे। 5 नेपोलियन विधि संहिता को लागू किया, जिसमें कुल मिलाकर 5 कानून थे। और इसी विधि संहिता के कारण नेपोलियन को द्वितीय जस्टिनियन कहा गया था। अभी बात करूंगा
तो लिखिए नंबर 1, पहला कानून कौन सा था नेपोलियन की विधि संहिता में? नंबर 1, सबसे पहले नेपोलियन ने पहला कानून लागू किया और उसे हम कहते हैं सिविल कोड, यानी कि नागरिक संहिता 1804 में, जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। इसी को लागू करने के कारण नेपोलियन को द्वितीय जस्टिनियन कहा गया। तो लिखिएगा सिविल कोड। नागरिक संहिता, आपके एग्जाम में इनका सही क्रम पूछा जा सकता है, कब लागू किया कब लागू नहीं किया। ये लागू किया था 1804 में, और इसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। अब देखो, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, पहली बात तो याद रखो कि मैं आपको सिविल संहिता में या सिविल कोड में क्या क्या बातें थी वो मैं बताऊं। मुझे नहीं लगता कि उनकी रिक्वायरमेंट आप लोगों के होगी। तो आप सिंपल सी भाषा में समझिएगा कि सिविल कोड क्या है, नागरिक संहिता क्या है। नेपोलियन ने इसके माध्यम से फ्रांस के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, कि सभी समान है, चाहे मैं हूं तो भी समान है, चाहे गरीब आदमी है तो भी समान है। इसीलिए नेपोलियन को द्वितीय जस्टिनियन कहा गया। इसी कारण, इसे लागू करने के कारण, या इसे करने के कारण नेपोलियन बोनापार्ट को द्वितीय जस्टिनियन कहा गया। क्या कहा गया? द्वितीय जस्टिनियन कहा गया था। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का पहला कानून। 1805 में वह पिनल कोड लागू करता है, यानी कि दंड विधान संहिता। लिखिए पेनल कोड या पिनल कोड। पिनल कोड, जिसे हम दंड विधान संहिता कहते हैं। आप नहीं पढ़ती आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है मृत्युदंड दिया जाता है, वह पिनल कोड होता है, इंडियन पिनल कोड। पहले किसी जमाने में जब मैं कांस्टेबल के बेस लिया करता था, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एक टॉपिक आता है महिला और बाल अपराध, वही मैं पढ़ाया करता था। ठीक है। एक आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1806। लिखिएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नागरिक प्रक्रिया संहिता। 1806। एक आता है कमर्शियल कोड, यानी कि व्यवसायिक संबंधी कानून 1807। क्या आता है? तो याद रखना कमर्शियल कोड। ठीक है। इसे हम कहते हैं व्यवसाय संबंधी कानून 1807 में। अठारह सौ सात। ठीक है, चले। एक आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
1810 में लागू किया गया अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लिखिएगा नंबर 5, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1810 में लागू की गई थी और इसे कहते हैं अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता। लिखिएगा अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता 1810। इनका क्रम याद रखना बस, ठीक है ना। इनका क्रम याद रखना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, इसमें कोई जो है कोताही नहीं बरती जाएगी। सबसे पहले सिविल कोड, पेनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कमर्शियल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि सिविल कोड में सभी नागरिक बराबर हैं, पिनल कोड सभी के लिए दंड विधान बराबर रहेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सभी को एक नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गुजरना पड़ेगा, यानी कि सभी को अपील करने का एक बराबर अधिकार रहेगा। जैसे मान लो भाई आपको कोई जिला अदालत में सजा सुनाई जाती है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास आप जाकर के अपील कर सकते हैं। कमर्शियल कोड का मतलब है व्यवसाय में आपको किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर सकते। और क्रिमिनल प्रोसीजर एक अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता बनाई गई। इन सब को लागू करने के बाद नेपोलियन कहता है कि आगामी पीढ़ियां, क्योंकि अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी इस तरह की कानून संहिता को लागू करना, नेपोलियन कहता है कि आगामी पीढ़ियां मुझे युद्धों से याद नहीं रखेगी, अभी तो मेरे कानूनों से मुझे याद रखा जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने यह बात कही थी। इन्हें लागू करने के समय इन्हें इन कानूनों को लागू करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां मुझे मेरे युद्धों आने वाली पीढ़ियां मुझे युद्धों से नहीं अपितु मेरे कानूनों से याद रखेगी, मुझे मेरे युद्धों से नहीं अपितु मेरे कानूनों से याद रखेगी। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कानून बना तो दिए, कौन से, नेपोलियन की विधि संहिता, ठीक है। इस नेपोलियन की विधि संहिता को अगर मैं संक्षेप में कहूं तो नेपोलियन कुछ बात कहता है ना। एक लाइन यहां पर नोट करके लिख सकते हो आप, नेपोलियन विधि संहिता के प्रमुख प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान किए गए, थोड़ा सा उनको देखते चलिएगा। देखो पहले तो इस कथन को समझिए, यहाँ पर कथन क्या है कि नेपोलियन कहता है कि आने वाली पीढ़ियां मुझे मेरे युद्धों से नहीं अपितु मेरे इस विधि संहिता से या मेरे कानूनों से याद रखे। स्वाभाविक बात है, अगर आज आप सभी प्यारे साथियों की बात करता हूं, तो आप किसी भी व्यक्ति को क्यों याद रखते हैं,
आप इसलिए याद रखते हैं कि उसने अच्छा काम किया था, आप इसलिए तो उन्हें याद नहीं रखते हो ना कि भाई साहब उसने जो है वह क्या काम किया था, उसने जो है दो ये लोगों को मारा था, चार नहीं भाई साहब, उसने अच्छे काम किए थे। तो नेपोलियन ने यही बात कही कि मैंने जितने भी युद्ध लड़े हैं उनसे मुझे याद नहीं रखा जाएगा, मुझे याद रखा जाएगा मेरे द्वारा बनाए गए कानूनों से। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है अपनी विधि संहिता में, क्या कहता है कि प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार दिया, ठीक है, ब्याज की दर निश्चित कर दी गई, ट्रेड यूनियन जो थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो लिखिएगा प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया, ठीक है, संपत्ति में बराबर का अधिकार। दूसरा, ब्याज दर जो है वह निश्चित कर दी गई, ब्याज दर निश्चित कर दी गई। और ट्रेड यूनियन जो व्यापारिक संगठन थे ना उन पर प्रतिबंध लगाया गया। लिखिएगा नंबर 3, ट्रेड, जो ट्रेड यूनियंस थी उन पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रथम कौंसल के रूप में इतने शानदार काम किए, ये हम सबने देखा, बेहद गजब के काम थे। नेपोलियन बोनापार्ट इसके अलावा शिक्षा में सुधार की बात करता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और सुधार नेपोलियन करता है, तो आइए उनको भी देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे नेपोलियन फ्रांस के सम्राट के तौर पर। यहां पर लिख लो, फ्रांस में पहले नेपोलियन बोनापार्ट, लिखिएगा शिक्षा में सुधार, चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा में क्या क्या सुधार किए, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। तो नेपोलियन ने कहा कि शिक्षा पर चर्च के स्थान पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। पहले फ्रांस में क्या था ना, जो शिक्षा थी उस शिक्षा पर मूल रूप से चर्च का नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन इसने कहा चर्च का नहीं, राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। तो लिखिएगा शिक्षा में सुधार, नंबर 1 पहली बात, नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा पर चर्च के नियंत्रण के स्थान पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। राज्य
चर्च के नियंत्रण के स्थान पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, किसमें? शिक्षा पर। ठीक है। इसने शिक्षा के संदर्भ में कई सारे विद्यालयों की बात कही, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा। शिक्षा के केंद्र, शिक्षा के केंद्र नहीं, शिक्षा के कहीं स्तर, कहीं स्तर स्थापित किए। जैसे नंबर 1 प्राथमिक स्तर स्थापित किया, दूसरा माध्यमिक स्तर स्थापित किया, तीसरा तकनीकी स्तर, और चौथा विश्वविद्यालय स्तर। मतलब गजब का काम किया ना। पहले शिक्षा इतनी विकसित नहीं थी फ्रांस में। अरे मेरे दोस्त, फ्रांस में अगर लोग शिक्षित होते तो फ्रांस की क्रांति होती ही क्यों? दूसरी बात, अगर फ्रांस में लोग शिक्षित होते तो फ्रांस के राजा, सामंत, धर्माधिकारी फ्रांस के लोगों के ऊपर इतना शोषण करते ही क्यों? क्या ये बात क्लियर हो गई? 1802 में बच्चों की एक पाठशाला माध्यमिक विद्यालय के रूप में अर्धसैनिक आवासीय स्कूल था, लाइसीज की स्थापना करी। लिखिएगा 1802 में, 2 ईस्वी में बच्चों की पाठशाला लाइसीज की स्थापना करी। आप तो ऐसा लिख लो, लाइसीज स्थापित किया। लाइसीज के रूप में, लाइसीज याद रखना, महत्वपूर्ण शब्द है। लाइसीज के रूप में अर्ध सैनिक आवासीय विद्यालय, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? माध्यमिक लाइसीज नाम के माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया। इसने इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की भी स्थापना करी। आज भी फ्रांस में इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस है, और वहां पर पढ़ना लोगों के लिए बहुत बड़ा वो होता है, क्या होता है? सपना, कि भाई हाँ मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस में पढ़ूंगा। तो लिखिएगा इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की। इंपीरियल यूनी किसकी स्थापना करी? इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना। इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस। लाइसीज नाम का अर्धसैनिक आवासीय विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया। ठीक है। शिक्षा में कई सारे महत्वपूर्ण सुधार किए नेपोलियन बोनापार्ट ने। जब हम नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ और सुधारों की चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कुछ और सुधार हमारे सामने आता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने पेरिस के लूव्रे या लू के महल को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। यह पेरिस का वही लूव्रे म्यूजियम है जहां पर मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं मोनालिसा नाम की प्रसिद्ध पेंटिंग को रखा गया है, जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। तो लिखिएगा अन्य सुधार नंबर 8। अन्य सुधार लिखोगे ना, तो लिखिए अन्य सुधार।
और क्या क्या मेन रूप से रिफॉर्म किए नेपोलियन बोनापार्ट ने, तो लिखिएगा। फ्रांस के लूवरे, ठीक है ना, फ्रांस के लूवरे या लूव संग्रहालय, लू महल को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। फ्रांस में लूवरे संग्रहालय था, महल था, उसको संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। 1802 में एक पुरस्कार घोषित किया, ऑनर ऑफ लीजन, लिखिए। 2 ईस्वी में ऑनर ऑफ लीजन नामक फ्रांस का राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया। नामक फ्रांस का राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया। आपको पता है यह पुरस्कार अब तक भारत में के कई सारे लोगों को मिल चुका है, जिनमें लता मंगेशकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। सर ये है ऑनर ऑफ लीजन, ठीक है, और ये इस तरह से मिलता है। ये देखिए, ये फ्रांस के उस समय के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री कन्फर्म्ड डेट विद द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इस तरह का यह सम्मान होता है जो दिया जाता है, और बहुत गजबकार, बहुत बड़ा उपाधि है यह लीजन ऑफ क्रॉस मिलना, या हम ऐसा कह सकते हैं एक पुरस्कार प्राप्त होना यहाँ पर, ठीक है। तो ऑनर ऑफ लीजन नाम का पुरस्कार घोषित किया। पूरे साम्राज्य को 83 प्रांतों और 318 जिलों में बांटा। तो लिखिए अगली बात, नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण साम्राज्य को, या पूरे फ्रांस, संपूर्ण फ्रांस को, ऐसा लिखो, एटी थ्री जिले थे और 383 प्रांत और 83 राज्यों व 318 जिलों में बांटा। लिख लिया। सर ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की प्रथम कौंसल के रूप में बात। अब बात करेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट। तो इस क्लास को आज तो यहीं विराम देते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बात करी मेरे प्यारे साथियों नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट, परिचय, प्रारंभिक जीवन, नेपोलियन का काल, नेपोलियन का पतन, प्रथम कौंसल, फ्रांस का सम्राट। जन्म कोर्सिका द्वीप में 15 अगस्त 1769 को अजेसियो नाम के स्थान पर हुआ। और रूसो का कथन, नेपोलियन का शाब्दिक अर्थ, नेपोलियन ने कहा था जब मेरा जन्म हुआ फ्रांस जल रहा था। आत्मकथा, नेपोलियन लीजेंड है। नेपोलियन के उपनाम, क्रांति पुत्र, छोटा रोबस्पियर, लिटिल कॉस्पोलर है। यूरोप का निर्माता, मैन ऑफ डेस्टिनी है, द्वितीय जस्टिनियन है।
प्रारंभिक जीवन सैनिक के रूप में फिर पेरिस में दंगे, जोस्पीन से विवाह किया, ऑस्ट्रिया अभियान पर गया, ऑस्ट्रिया के साथ कंपो फोर्मियो की संधि, पिरामिडों का युद्ध हुआ, वहां से रोजेटा पत्थर प्राप्त किया जिसे चैंपोलियन ने पढ़ा। फ्रांस आया, कहा नैशपाती पक चुकी है। प्रथम कौंसल के रूप में उद्देश्य क्या थे? वह सत्ता का सुदृढ़ीकरण, केंद्रीयकरण करना, क्रांति के समय जिनको क्षति हुई उनके साथ समझौता करना। प्रथम कौंसल के रूप में नया संविधान, कॉन्स्यूलीट, नेपोलियन प्रथम सलाहकार, सेज द्वितीय सलाहकार, ड्यूकस तृतीय सलाहकार थे और नया संविधान लागू किया। सत्ता का केंद्रीकरण, प्रीफेट्स, सब प्रीफेट्स, मेयर, आर्थिक सुधार, बैंक ऑफ फ्रांस, फ्रैंक नाम की मुद्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन नाम का फंड स्थापित किया, एमिगर्स के साथ समझौता किया, पोप के साथ समझौता किया जिसे कॉन्कॉर्डाटा कहा गया था 15 जुलाई 1801। इसके साथ प्रशासनिक सुधार में नेपोलियन विधि संहिता को लागू किया था। एक चित्र नेपोलियन विधि संहिता का देख लो। यह पुस्तकालय, यह किताब जो है आज भी फ्रांस में रखी गई है। ये देखिए, कोड सिविल डस फ्रांस, नेपोलियन विधि संहिता की यह ऐतिहासिक पुस्तक है जो आज भी नेपोलियन के संग्रहालय में फ्रांस में रखी गई है। ठीक है, यह नेपोलियन संहिता की पुस्तक है। नेपोलियन संहिता। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने सिविल कोड, पेनल या पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कमर्शियल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करी थी। ठीक है, शिक्षा में सुधार, लाइसीज और इंपीरियल यूनिवर्सिटी, ऑनर ऑफ लीजन, और संपूर्ण फ्रांस को 83 राज्यों जिलों में बांटा। ठीक है, अब बात करेंगे कल जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे मेरे दोस्त नेपोलियन फ्रांस का सम्राट। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।